हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। नई हमने यूनिट चालू की है, नई प्लेलिस्ट ओपन की है, हमने ऑन की है। इसमें हम आज फर्स्ट यूनिट देखेंगे सूरमिट ट्रेनिंग का बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब वो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करने में, सोलर का जो भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन आप करोगे उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे हम, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्किट की। सर्किट क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है हमारा। एक होता है हमारा लोड, दूसरा होता है हमारा सोर्स, और तीसरा होता है उन दोनों को जोड़ने वाला एक क्लोज लूप। आगे की स्लाइड में मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है, अभी हम सर्किट देखेंगे बस। तो तीन प्रकार के आपको इसमें इमेज में देख रहे होंगे। सबसे पहला है कंप्लीट सर्किट, या इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप सर्किट। ठीक है, क्लोज लूप सर्किट वो लूप, वो सर्कल जो पूरा क्लोज है, बंद है, कंप्लीट है। मींस जो सप्लाई सोर्स है, इसमें आप जैसे एक सेल देख रहे हो, बैटरी। बैटरी के एक टर्मिनल से सप्लाई निकली, मेरी बिजली इलेक्ट्रिसिटी निकली, मेरे लोड में गई, लोड ऑन हुआ, देखो आप येलो कलर से बल्ब लाइटेड है, लैंप लाइटेड। लोड में गया, लोड से रिटर्न होके फिर मेरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आ गया वायर। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट एक सर्किट हो गया। मान लीजिए इसी में कहीं से वायर ब्रेक हो जाए, मेरा जो लैंप है वो खराब हो गया है, या मैंने बटन लगाई है तो उसे मैं ऑफ करके ओपन सर्किट कर रहा हूं, तो वो मेरा कहलाता है ओपन सर्किट। मींस ऐसा सर्किट जिसमें जो सप्लाई है वो मेरे लोड में से होके नहीं जा रही, ओपन है, जा ही नहीं रही, एक टर्मिनल से निकल के रुकी हुई है, दूसरे टर्मिनल पे बैटरी के नहीं जा रही। तो वो हो गया मेरा ओपन सर्किट। तीसरा होता है मेरा शॉर्ट सर्किट। आप देखो इस सर्किट में रेड कलर की लाइन बनी है, रेड कलर की लाइन बनी है, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है मतलब जो बैटरी से पावर निकल रहा है, ठीक है, ग्रीन साइड से बैटरी के, वो रेड में से होके डायरेक्ट दूसरे टर्मिनल पे चला गया। मेरा जो लोड है वो स्किप हो गया है, लोड है ना। जो भी सप्लाई, जो भी पावर निकल रहा है वो डायरेक्ट मेरी बैटरी में जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारे सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपने सुना होगा आग लग गई, किस कारण लगी? शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, है ना। ये एसी सप्लाई में होता है, वो भी अभी हम देख लेंगे। मींस अगर मेरे सप्लाई सोर्स से कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है और डायरेक्ट जो चार्ज है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक पॉजिटिव साइड से दूसरे नेगेटिव साइड चले जाते हैं, तो ऐसे सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, है ना। मतलब बीच में कहीं भी उसकी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही, जितना पावर निकला वो पूरा पूरा दूसरे साइड चला गया, तो ये कहलाता है मेरा शॉर्ट सर्किट। तो तीन प्रकार के सर्किट हमने देखा। एक कंप्लीट, जिसमें जो हमारा पावर है, जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बैटरी के एक टर्मिनल से निकल के लोड में होते हुए दूसरे तरफ चली जाती है। मेरा सर्किट कंप्लीट है, इसलिए ये क्लोज सर्किट। दूसरा ओपन, अगर वायर टूटा है या स्विच मैंने ऑन ऑफ किया है तो ये मेरा ओपन सर्किट। और तीसरा शॉर्ट सर्किट, जब इसमें कोई भी लोड ना लगा हो, मेरी पूरी पूरी सप्लाई बैटरी के एक पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड से निकल के दूसरे तरफ चली जाए, तो ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। अब एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं तीनों चीजों की। एक है मेरा लोड। लोड क्या हो गया? इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एन इलेक्ट्रिकल लोड रिफर टू एनी डिवाइस और कंपोनेंट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर। मींस हमारा वो सर्किट में लगा हुआ कंपोनेंट जो हमारा क्या कर रहा है, लोड कहलाता है, जो कंज्यूम कर रहा है पावर को, ठीक है। और दूसरा आता है मेरा सप्लाई सोर्स। मींस जो लोड को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। अ सप्लाई सोर्स इज अ डिवाइस और कंपोनेंट दैट जनरेट एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो जो मेरे उसको पावर दे रहा है वो मेरा हो गया सप्लाई सोर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, सप्लाई सोर्स दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है हमारा डीसी, डीसी सप्लाई सोर्स, और एक होता है हमारा एसी सप्लाई सोर्स। डीसी सप्लाई सोर्स का मतलब है ऐसा सोर्स जो हमें डीसी पावर दे रहा है। डीसी पावर मतलब कंटिन्यू पावर होती है, इसमें कोई साइकिल नहीं होती, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। ये नहीं कहिएगा कि सर टर्मिनल नहीं होते, टर्मिनल तो होंगे। दो चार्जों के बीच जब डिफरेंस होगा ना, तभी हम उसे कहेंगे कि ये सप्लाई जनरेट कर रहा है। यहां से बहुत सारा चार्ज निकलेगा और फिर दूसरी तरफ जाके
कम हो जाएगा। ये है, आगे की स्लाइड में हम डीपली देख लेंगे वोल्टेज को। तो अभी आपसे पता, देखिए एक कंप्लीट सर्किट में 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक होता है हमारा लोड, दूसरा होता है हमारा सप्लाई सोर्स, और तीसरा होता है उन दोनों को जोड़ने वाला पाथ, रास्ता, सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड लूप वेयर इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो फ्रॉम द पावर सोर्स टू द लोड और डिवाइस, देन रिटर्न टू द पावर सोर्स। पावर सोर्स से सप्लाई या चार्ज निकलेंगे, मेरे डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस वर्क करेगी और फिर वो चार्ज रिटर्न होके मेरे सप्लाई सोर्स में आ जाएंगे। तो ये 3 कंपोनेंट होगा मेरे सर्किट के। अब बात कर लेते हैं हम, एक पावर सोर्स जब पावर प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो जब एक पावर फ्लो होता है ना बैटरी या किसी भी सोर्स से लोड के लिए, तो उसमें एक होता है मेरा वोल्टेज, वो प्रेशर बोल दीजिए, लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो वो प्रेशर बोल दीजिए या धक्का, जो उसमें करंट को फ्लो कराता है कि भाई तू निकल, इस पावर सोर्स से निकल के इस लोड में जा और काम कर, है ना। तो वोल्टेज क्या हो गया? Voltage is an imbalance of electron distribution or a charge difference between 2 points. दो पॉइंटों के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है ना। चार्ज डिफरेंस का मतलब है जो उसमें इलेक्ट्रिकल पावर है उसका चार्ज डिफरेंस कैसे होगा? चार्ज डिफरेंस ऐसा होगा कि एक साइड बहुत सारा होगा पावर और दूसरे साइड बिल्कुल भी पावर नहीं होगा, है ना। आपने बैटरी के अभी टर्मिनल हमने देखे थे, पॉजिटिव साइड से ऐसा चार्ज निकला और फिर नेगेटिव में गया, तो पॉजिटिव से निकलते समय उसके पास बहुत सारा प्रेशर था, है ना। लेकिन फिर वो मेरे लोड में गया, उसने काम किया, थक गया, अपनी पूरी एनर्जी मेरे लोड को दे दी। जैसे बल्ब है तो बल्ब को दे दी, बल्ब जल गया। अब जब उसने अपनी एनर्जी दे दी, पूरा उसका प्रेशर चला गया, ठीक है, ताकत चली गई, फिर वो रिटर्न वापस अपने घर को आ गया नेगेटिव साइड बैटरी में। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज चार्ज डिफरेंस है दो पॉइंटों के बीच का। ये एक प्रकार का प्रेशर है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन या करंट को पुश करता है, धक्का देता है। किसमें? हमारा जो अभी हमने लूप और पाथ देखा था उसमें। इसे हम वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। इसे हम किस में नापते हैं? वोल्ट में। फिर आता है मेरा करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यही अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी भी बंद सर्किट में, ओपन में नहीं, ओपन में करंट नहीं होता क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है, कहां बहेगा? हमारे घर की पानी की पाइपलाइन, अगर नल बंद है या पाइपलाइन कटी हुई है तो पानी बहता है क्या? नहीं बहता, है ना। कंप्लीट हमारे कहां होता है। तो करंट क्या हो गया मेरा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ अ पाथ। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंप्लीट पाथ में, क्लोज लूप में जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसे हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक। फिर तीसरा आता है मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट फ्लो, हाउ हार्ड इट इज फॉर चार्जेस टू मूव विद इन सिस्टम। एक क्लोज सर्किट में जब मेरा करंट फ्लो हो रहा है, जब मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो सर्किट के कारण या किसी अन्य कारणों से या हीट के कारण या दबाव के कारण जो मेरा करंट का फ्लो है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसमें रुकावट आती है, ठीक है। रुकावट आती है तो वो जो रुकावट है ना, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा मेरा करंट उतना कम फ्लो होगा सर्किट में। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छे से मेरे इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। इसे हम किस में नापते हैं? ओम्स में नापते हैं। और आपने एक नियम पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ है ये आपका बहुत हेल्पफुल है आपके लिए पावर के कैलकुलेशन के लिए, है ना। V बराबर आई आर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मुझे पावर निकालना है ना, रेजिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो V बराबर आई आई को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं P बराबर V इंटू आई। मतलब जो मेरा पावर है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो P बराबर वी आई। P बराबर वी आई से आप पावर निकाल सकते हो किसी भी सर्किट में। एक डीसी सर्किट है, अगर उसमें वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट 2 एम्पियर है, आपसे बोलूं मैं उसका पावर कितना होगा बैटरी का या सर्किट में, तो P बराबर वी आई। या एक लोड की बात कर ले, लोड से आपको सरल होगा। एक एलईडी बल्ब 12 वोल्ट का है और 2 एम्पियर लेता है, तो उसका पावर कितना होगा? तो आप कहोगे सर P,
पावर बराबर V इंटू आई। वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट वो 2 एम्पियर ले रहा है, तो 12 गुणे 2 मतलब सर इसका जो पावर है लोड का वो 24 वॉट है। वॉट आगे हम देख लेंगे पावर, अभी आया इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। तो वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया हमारा, इनकी वैल्यू से हम पावर कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक बार इनको थोड़ा सा हमारे घर में जो पानी की सप्लाई होती है ना उससे कंपेयर करके देख लेते हैं। ये वोल्टेज है, ये आप देखो ये वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, अभी हमने सुना था प्रेशर है। ये जैसे मेरी पानी की टंकी है ये, तो प्रेशर कैसे बनता है, प्रेशर हाइट से बनता है। जितनी ऊंची हाइट रहेगी मेरे पानी की टंकी की वो उतना प्रेशर देगा। अब आप देखो यहाँ पास ये चौड़ा मुंह है तो ज्यादा पानी निकलेगा, यहाँ सकरा मुंह है तो कम पानी निकलेगा। तो ये जो पानी है इसके अंदर, ये पानी मेरा चार्ज है, करंट है। तो जितना ये आप देखो तार का डाया जितना या मेरे कंडक्टर या जो पाथ है वो जितना चौड़ा होगा, जितना मोटा होगा, उतना ज्यादा करंट बहेगा, और दूसरा जितना पतला रहेगा उतना कम करंट बहेगा। एक्चुअली में करंट जो है वो इसके प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, प्रेशर जितना हम देंगे और इधर लोड जितना मांगेगा उतना करंट यहाँ से हमें फ्लो होके मिल जाएगा। चौड़ा मुंह रहेगा तो आसानी से मिल जाएगा, सकरा तार रहेगा, पतला जो मेरा सर्किट का पाथ है वो रहेगा, तो वहां पास फिर थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। वो दिक्कत हम देख लेंगे हीट लॉस के फॉर्म में कैसे होती है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो मैंने बोला था जो इसमें दिक्कत होती है मेरे चार्ज को बहने में, तो देखो आप अच्छी चौड़ी लाइन है, चौड़ी सड़क है, चौड़ी पाइप लाइन है तो बेहतर पानी बह रहा है। वहीं अगर देखो आप ये बीच में कम प्रेस है तो यहाँ पानी मेरा दिक्कत देगा। यही चीज हमारे तार में भी होती है। तार में जब ऐसे करंट फ्लो होता है ना, और अगर उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, मेरे जो हमने इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए जो मटेरियल यूज किया है, तो हमारा रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फ्लो दिक्कत होगा, करंट प्रॉपर नहीं बहेगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है, लो रेजिस्टेंस है, तो बेहतर चार्ज बहेगा। तो ये मेरा हो गया पानी की पाइपलाइन जैसा। ठीक, और देखते हैं इसे। अब आप देखो ये दो प्रकार के मेरे घर की पानी की टंकी है। एक ये 10 लीटर है, सेम ये भी 10 लीटर है। अगर मैं पूछूं कि ये चपटी वाली जिसका आकार चौड़ा है लेकिन हाइट कम है, और एक ये टंकी जिसका आकार कम है हाइट ज्यादा है, प्रेशर किससे आएगा नीचे नल में, तो आप सिंपल कहोगे सर इस टंकी से आएगा। क्यों आएगा ज्यादा, क्योंकि इसकी जो हाइट है सर ये ज्यादा है, और हाइट डिफरेंस होने के कारण ये ग्राउंड पे और ये ऊपर, इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा होने पर यहाँ प्रेशर ज्यादा आएगा। तो सेम यही चीज हमारे वोल्टेज में होती है। हमारे पास कोई भी चार्ज हो तो उसमें दो स्टेज होती हैं। एक जहां चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये तली मान लें जहां बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक है, और एक हाइट जहां ज्यादा चार्ज है। तो जैसे बैटरी की बात करूं तो दो टर्मिनल है, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव। तो मानो ऐसा आप कि नेगेटिव के पास कुछ भी नहीं है, खाली है वो, और पॉजिटिव के पास 12 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट कहां जाएगा, वो 12 वोल्ट जाएगा जहां कम वोल्ट है उसकी तरफ। जैसे हम पानी की भी बात करते हैं ना, तो पानी हमेशा ढलान पे बहता है। अगर यहां से मैं बहाऊंगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा पानी। कभी भी नीचे से ऊपर अगर हमें चढ़ाना है तो मोटर का यूज करना पड़ेगा। अपने आप चढ़ता है क्या पानी, नहीं चढ़ता, क्योंकि हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ ढलान की ओर बहता है। सेम यही हमारा जो आप बोलो बात है, नियम है, ये हमारे एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई या कोई भी प्रकार की सप्लाई हो उसमें वोल्टेज में लागू होता है। कोई भी वोल्टेज जितना ज्यादा इसमें वोल्टेज में डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा हाइट में डिफरेंस होगा, उतना ही हमारा जो प्रेशर है वो पानी में आएगा। ठीक, तो ये देख लेते हैं। अब एक और चीज आप देखो, ये हमारी टैंक में 10 लीटर है, ये यहाँ 2 लीटर है, तो ये नॉर्मल चीज है, आप भी जानते हो। ये 10 लीटर हमारा इधर ये बहने लगेगा 2 लीटर की तरफ। कब तक बहेगा, जब तक ये दोनों हमारे लेवल एक लेवल पे ना हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए आप, ऐसा मानो कि जब इधर ज्यादा वोल्टेज होगा, जैसे यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है, और जबकि है साइज सेम दोनों का 10-10 वोल्ट का, तो ये वोल्टेज इसकी तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है ना, जो ज्यादा वोल्टेज है वो हमेशा कम की तरफ जाता है। जब आप आगे आके सोलर में पढ़ोगे ना शैडो वाला टॉपिक, तो शैडो में यही होता है, जिस सेल पे हमारे शैडो आ जाती वहां का वोल्टेज कम हो जाता है, जिस सेल पे शैडो नहीं आती वहां ज्यादा वोल्टेज बनता है, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही। तो वो जो ज्यादा वोल्टेज है वो हमारे जो छोटा है कम वोल्टेज वाला सेल है वहां रिटर्न फीड होने लगता है, और वहां हॉट स्पॉट जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा जैसा यहाँ है, तो यहाँ क्या समझना है हमें,
हमेशा वोल्टेज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। ये हो गया मेरा वोल्टेज। अब हम देख लेते हैं पावर। पावर क्या होता है? जैसे आपने घर में भी बल्ब खरीदने जाते हो, आप बल्ब लेते हो, पहले फिलामेंट वाला लेते थे, अब CFL लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भैया 9 वॉट का दे दीजिए, भैया 12 वॉट का चाहिए या 30 वॉट का चाहिए। तो ये जो आप वॉट बोलते हो ना, ये उसका पावर है। तो पावर की हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर मेजर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, जो ट्रांसफर होती है कहां से कहां में, हमारे सप्लाई सोर्स से लोड में। तो ये क्या है, ट्रांसफर होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का रेट है ना, किस उससे वो ट्रांसफर हो रही है। जैसे अगर एक 9 वॉट का बल्ब है तो वो क्या हो रहा है, 9 वॉट मतलब वो 1 घंटे में, ठीक है, वो मेरा जो पावर ले रहा है, जो मेरा कहना चाहिए लोड है, उसमें जो पावर जा रहा है वो उतना वोल्टेज और करंट है कि उसका जो पावर है वो 9 वॉट हो रहा है। हम देखेंगे इसके ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये ओम्स लॉ है, P बराबर वी आई, जो हमने पहले पढ़ा था V बराबर आई आर से, उसी प्रकार ये पावर के फॉर्म में है, P बराबर वी आई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो CFL है वो 9 वॉट का है, इसका मतलब उसमें जो वोल्टेज है, प्रेशर, और जो करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 9 वॉट आएगा। तब मेरे बल्ब की जो रेटिंग कहूंगा मैं, वो 9 वॉट कहूंगा। अगर मैं आपसे कहूं 1500 वॉट का है, इसका मतलब सर उसमें 1500 वॉट के बराबर आपका वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब उस काम को, उस, अगर मैं कहूं कि हीटर का 1500 वॉट है, तो उस हीटर को जलाने के लिए मेरा जो वोल्टेज है और जो उसमें मैं धक्का देके करंट बहा रहा हूं, उसका जो रेट है ट्रांसफर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर का, वो 1500 वॉट है। ठीक है, तो कोई भी अप्लायंसेस हो, आपका AC हो या DC हो, उसकी एक रेटिंग होती है, उसे हम पावर रेटिंग कहते हैं। पावर रेटिंग क्या होती है कि मेरा ये जो लोड है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर मेरा हीटर है तो वो कितना लेगा, अगर मेरा छोटा सा बल्ब है तो वो कितना लेगा, अगर मेरे पानी की 3 HP की मोटर है तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगी। तो जो हम पावर कैलकुलेट करते हैं वो हम P से करते हैं, इसे हम वॉट में, और 1000 वॉट बराबर होता है 1 किलोवाट, तो हम इसे किलोवाट में भी कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम शक्कर, 1000 ग्राम शक्कर मतलब 1 किलो शक्कर, तो जहां 1000 आ जाता है वहां हम के लगा देते हैं। ऐसे ही पावर में है 100 वॉट, 200 वॉट, 1000 वॉट ना बोल के हम उसे 1 किलोवाट कह देते हैं, के मतलब 1000। ठीक, तो ये हमारा पावर हो गया। अब दूसरी चीज आती है मेरी एनर्जी। पावर तो मैं समझ गया सर कि ये रेटिंग है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, अब एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही कार्य करना की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपने पढ़ा है ना। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहा हूं, तो जो मेरा चार्ज है, जो मेरा करंट है, उसको बहाने में जो किया गया कार्य है, उसको एक पॉइंट से, मतलब मेरे सप्लाई सोर्स से मेरे लोड तक भेजने में किया गया जो कार्य है, जो वर्क है ना, वो एनर्जी है मेरी। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जो ये पावर में बोल रहा था ना, तो इस पावर को, जो रेटिंग है मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, रेट है जो पावर, तो इस पावर को सोर्स से लोड तक भेजने में जो मेरे को पावर रिक्वायर्ड है, या जो एनर्जी जो मैं काम कर रहा हूं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो मेरी एनर्जी कहलाएगी। एक सिंपल भाषा में आपको बोलूं कि अगर आपका एक बल्ब है, ठीक है, आपका एक बल्ब है और उस बल्ब ने 9 वॉट लिया, तो अगर मैं उसकी एनर्जी की बात करूं तो वो कहलाएगी उसकी 9 वॉट उसने 1 घंटे में अगर लिए, तो वो हो जाएगी उसकी एनर्जी। जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो उसी पावर के साथ हमारा समय जुड़ जाता है। ठीक है, वो जो पावर लिया मेरे लोड ने, वो कितनी देर लिया, तो ये हो जाएगी मेरी एनर्जी। उस काम को करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो वो एनर्जी में मेरे दोनों चीज काउंट होते हैं। अगर एक हीटर है, वो 1000 वॉट ले रहा है और 2 घंटे मैंने उसे चला लिया, तो 1000 गुणे 2 करके 2000 वॉट, या 2 यूनिट में बोलूं, ठीक है, यूनिट आगे देख लेंगे हम। वॉट अगर बोल रहा हूं मैं 2000, तो इसका मतलब जो उसमें एनर्जी कंज्यूम हुई वो कितनी हुई मेरी, पावर इनटू आवर। पावर लिख दोगे आप इधर,
और यहाँ आवर लिख दोगे, पावर लिख दिया। 1000 वॉट का मेरा हीटर है और वो 2 घंटे चला, तो जो एनर्जी आई उसमें वो 2000 वॉट आवर आएगी। ऐसे हम लिखेंगे WH, वॉट आवर, ठीक है। समय जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो ये मेरी एनर्जी हो जाएगी, और अगर वॉटेज बस लिखा रहेगा तो ये मेरा पावर हो जाएगा। तो ये हो गई मेरी एनर्जी। तो इसे हम ऐसे समझते हैं, ये अब आ गई यूनिट मेरी, ठीक है। इससे और समझ आ जाएगा आपको। तो जो मेरे घर का बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है। 1000 वॉट जब 1 घंटे में जलता है तो उसे मैं 1 यूनिट बोलता हूं। इन इलेक्ट्रिकल बिल अ यूनिट रेफर टू अ किलोवाट आवर kWh विच इज द मेजर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। आप कस्टमर के घर जब उसका एनर्जी मीटर में यूनिट देखने जाएंगे ना तो वहां यूनिट नहीं लिखा रहेगा डिस्प्ले में मीटर के, वहां kWh, kVAh ये चीजें लिखी रहेंगी। तो जो हम यूनिट देखते हैं वो हम kWh में देखते हैं, ठीक। 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट, या 1000 वॉट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ये हमेशा याद रखिएगा आप। तो ये हो गया मेरा 1 यूनिट का। अब इसे एक एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझते हैं कि इफ योर प्रीवियस मीटर रीडिंग वाज 1000 kWh, मतलब आपकी, मान लो ये मई चल रहा है तो अप्रैल के महीने में जब रीडिंग ली थी तब 1000 थी, और अभी जब मैंने 30 दिन बाद आज रीडिंग ली है तो वो रीडिंग मेरी 1200 kWh हो गई। तो मेरी जो यूनिट कंज्यूम कहलाएगी वो 1200, मतलब करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। 1200 माइनस 1000 कितना आया? 200। इसका मतलब ये जो बिलिंग पीरियड है 30 दिन में मेरी जो यूनिट जली है वो 200 यूनिट जली है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यूनिट। और देख लेते हैं हम, यूनिट के बाद मेरा और क्या आता है, ये kW, kVA और pf, ये बेसिक हम समझेंगे इसे जब आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल एनालिसिस करेंगे तो वहां आपको kVA और pf समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं kW। kW क्या होता है? kW स्टैंड्स फॉर किलोवाट विच मेजर रियल और ट्रू पावर, मीनिंग द अमाउंट ऑफ पावर एक्चुअली यूज्ड टू द वर्क। मींस अगर मेरी किसी मशीन में मीटर लगा है, उसमें एनर्जी मीटर, उसमें kW में रीडिंग आ रही है 100 वॉट, ठीक है, वॉट नहीं आएगी, 100 यूनिट बोल देता हूं। तो अगर 100 यूनिट है, kW में बात कर रहा हूं तो kW में समझ लीजिए। अगर उसकी यूनिट आ रही है 100 kW, इसका मतलब है जो उसमें पावर में यूज हुई ना वर्क में, वो 100 यूनिट लगी, 100 किलोवाट। अभी आप कहोगे सर इसमें एच नहीं लगा, तो मैं यूनिट में अगर बोलूं तो उधर पास kWh में होगा। तो यही होगा कि आपकी जो मशीन है उसने 1 घंटे में 100 किलोवाट यूनिट 100 किलोवाट बिजली ली, पावर लिया, या kWh यूनिट जो है वो 100 यूनिट है। तो वो जो असली काम करने में यूज हुआ ना, इसमें क्या लिखा है? एक्चुअली यूज टू वर्क, जो हमारे लिए यूजफुल थी, जो यूजफुल पावर थी वो kW में आ गई, है ना। जो यूजफुल पावर थी वो kW में आ गई। अगर उसे यूनिट में आप देखो तो वो यूजफुल यूनिट है, वो पावर को यूनिट में हमने मेजर किया है जो यूजफुल थी, है ना। और kVA क्या होता है? स्टैंड फॉर किलोवाट एम्पियर। देखो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा शब्द में, अभी हम एक उदाहरण से बहुत अच्छा समझा दूंगा, अभी सिर्फ हम थ्योरी पे जा रहे हैं। kVA क्या है? kVA मींस होता है किलो वोल्ट एम्पियर। वॉट अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, P बराबर VI से वॉट निकलता है, तो वॉट मतलब होता है वोल्ट और करंट का मल्टीप्लिकेशन, VI। तो हमने उसको यहां लिख दिया है kVA में। kVA स्टैंड फॉर किलो वोल्ट एम्पियर विच मेजर एप्रिएंट पावर, द टोटल पावर सप्लाइड टू द सिस्टम। अब इस दोनों चीजों को बहुत इसको एक उदाहरण से समझो। आप मान लो मेरे आपके पास एक मोटर है, मोटर घूमती है तो ये इंडक्टिव लोड में आती है। इंडक्टिव लोड क्या होता है हमारा? इंडक्टिव लोड जिसमें इंड्यूस होता है, जो करंट है वो इंड्यूस होता है, ठीक है, कॉइल रहती है क्योंकि। तो ऐसा मानो आप कि जब मोटर मेरी घूम रही तो उसे टॉर्क दूंगा मैं, तब तो वो घूमेगी। तो मोटर में टॉर्क कहां से आता है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है कॉइल में। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोटर में बिजली गई तो एक हमको जो पावर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, वो लगेगी मोटर को घुमाने में, और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी मुझे किसमें? उस कॉइल को घुमाने में, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने में। तो इस प्रकार से मेरे पास दो पावर हो जाते हैं, एक होता है एक्टिव पावर और एक उस एक्टिव पे लगता है रिएक्टिव पावर। तो इन दोनों का टोटल जब मैं करूंगा तो वो मेरा कहलाएगा kVA या एप्रिएंट पावर। तो kW होगा जो मेन पावर लग रहा है मुझे मोटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए, और
एक आपको लग रहा है रिएक्टिव पावर, केवीआरएच बोलते हैं उसे, केवीआर रिएक्टिव पावर होता है वो। तो केवीआर जो लग रहा है वो है आपका शाफ्ट को घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए। इतना आप डीपली मत जाओ, ये तो केवल समझाने बता रहा हूं मैं आपको। तो केवीए मतलब जो असल में मेरी मोटर ने काम किया, घूमी, लेकिन उसको सपोर्टिंग के लिए जो पावर लगा वो रिएक्टिव पावर। तो केवीए जब मैं बोल रहा हूं मतलब इन दोनों का टोटल करूंगा मैं, ठीक है, इन दोनों का टोटल करूंगा। और आपका जो पीएफ होगा, पीएफ इज द रेशो ऑफ के डब्ल्यू, मतलब जो असल पावर लगी मोटर को घुमाने में, और केवीए जो टोटल पावर मेरे सिस्टम में गई। अब टोटल पावर गई, मान लो 100 यूनिट गई, 90 मोटर को घुमाने लगी और 10 जो लगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने में गई। तो इनपुट कितनी गई टोटल? टोटल कहलाएगी मेरी 100 यूनिट गई, 90 किलोवाट में हो गई जो एक्टिव पावर थी मेरे उसको घुमाने के लिए, ट्रू पावर, और 10 जो है वो वेस्ट हुई उसका माहौल बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो पीएफ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? पीएफ बराबर के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय केवीए, इन दोनों का जो रेशो होगा वो मेरा पीएफ कहलाएगा। एग्जांपल देखो आप, इफ अ जनरेटर हैज 100 kVA रेटिंग एंड a 0.8 पावर फैक्टर, इट कैन डिलीवर 80 किलोवाट ऑफ रियल पावर। कैसे निकाला मैंने? टोटल जो मेरा केवीए था वो 100 केवीए था, पावर फैक्टर वहां क्या था? 80। इसका मतलब जो मेरा 20% लग रहा था वो किसमें लग रहा था? टॉर्क जनरेट करने में लग रही थी, रिएक्टिव पावर थी मेरी। 80 यूजफुल हो गई, 20 उसके लिए व्यवस्था बनाने में लग गई। तो 80 प्लस 20 करके जो टोटल पावर लगी मेरे इसमें से जनरेटर से वो 100 केवीए लगी। 80 किलोवाट मेरी यूज हो गई रियल पावर में, और 20 जो थी वो खराब हो गई। तो जो पावर फैक्टर आया वो कितना आया मेरा? सिंपल है, या तो आप ऐसे कर दो, अगर आपके पास केवी और केवीएच है, केडब्ल्यू और केवीए है, तो 80 भागे 100 0.8 आ जाएगा। या पावर फैक्टर पता है और केवीए पता है तो 0.8 इंटू 100 आपको किलोवाट मिल जाएगा। अगर आपको किलोवाट पता है 80 किलोवाट और पावर फैक्टर पता है 0.8, तो आपको केवीए मिल जाएगा 100 केवीए। तो इस प्रकार से तीनों में से जो भी दो चीज आपको पता होंगी तो तीसरा आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा केडब्ल्यू, केवीए और पावर फैक्टर। अब इसे एक हम देख लेते हैं कैसे मेजर करते हैं। तो आप देखो ये एक सर्किट है, ये मेरा लोड लगा है, ये वोल्टेज इधर से निकल रहा है, ये मैंने लोड लगा दिया, आरएल है ये लोड रजिस्टर। तो जो मैं वोल्टेज चेक करूंगा वो हमेशा इस जो मेरा लोड है इसके अक्रॉस चेक करूंगा पैरेलल। एक इस पॉइंट पे लगा दिया, एक इस पॉइंट पे लगा दिया, एक ये पॉजिटिव पे लगा दिया, एक नेगेटिव पे लगा दिया। तो अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज चेंज अक्रॉस अ सर्किट एलिमेंट। जो ये लोड एलिमेंट लगा है इसके पैरेलल चेक करूंगा तो मुझे वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज को हमेशा वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है, कितना प्रेशर आ रहा है। इसे हम पंप से करें अगर कंपेयर, तो पंप का प्रेशर कैसे चेक करते हैं? इस लाइन में इस नल के पास कितना प्रेशर है पानी का, तो मैं इसके पैरेलल प्रेशर गेज लगा देता हूं। ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस अ रीजन ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। इधर पास कितना प्रेशर है उसे मैं प्रेशर गेज से चेक करता हूं। तो ये जो प्रेशर गेज है, हमारा वोल्टेज भी क्या है? एक प्रेशर है। तो इस वोल्टेज प्रेशर को चेक करने वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, और वो हमेशा पैरेलल लगता है। इन देखो ये दो पॉइंट पे पैरेलल लगा है। तो अ वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पार्ट ऑफ द सर्किट विच यू विश टू मेजर वोल्टेज। जिस चीज के पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करना है उसके साथ ऐसे पैरेलल लगा लोगे आप वोल्टेज, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाएंगे वोल्टेज चेक हो जाएगा। अब बात आती है मेरी अमीटर की। तो अमीटर यहां से वोल्ट निकल रहा है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ बीच में मेजर करूंगा, ठीक है। इसको मान लो कि ये मेरे घर के अंदर का गेट है, यहाँ मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया है, तो कितने लोग अंदर घुस रहे हैं वो यहाँ देखता जाएगा और यहाँ आगे भेजता जाएगा। तो हमेशा अमीटर सीरीज में लगाते हैं। एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर। ये इधर जो भी लोड है मेरा रजिस्टर लोड उसके साथ सीरीज में लगेगा। कैसे? जब मेरा पानी फ्लो करता है तो मैं फ्लो मीटर बीच में लगाता हूं, इसमें से जितना पानी बह के जाएगा वो मुझे यहाँ फ्लो मीटर में पता चल जाएगा कि इस तरफ से इस तरफ कितना पानी का वॉल्यूम गया, ठीक है। वैसे ही मेरा करंट कितना इस तार में से फ्लो हुआ है उसे मैं सीरीज में चेक करूंगा। तो एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पार्ट ऑफ द सर्किट इन विच यू विश टू मेजर करंट। तो वोल्टेज को चेक करने वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं,
वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में लोड के साथ पैरेलल लगाया जाता है। एम्पियर धारा, विद्युत धारा, करंट हमेशा सीरीज में चेक करते हैं। इसके लिए अमीटर को जो भी लोड या अप्लायंसेस है उसके साथ सीरीज में लगाया जाता है। ये हो गया अमीटर, ठीक है। अब ये देखो, एक ये सर्किट दिखा के मैंने इसमें दोनों चीज दिखाई है आपको। ये तार में जो करंट बह रहा है आई, उसे मैंने एम्पियर मीटर लगा दिया सीरीज में, ये इसमें से होके गया इसमें, और वोल्टेज मैंने पैरेलल लगा दिया। तो लोड पे जब मुझे यहाँ चेक करना है तो मैं V डिवाइडेड बाय I करूंगा तो मुझे इस RL की वैल्यू मिल जाएगी, कितना करंट गया इसमें और उसका कितना वोल्टेज है, इससे मैं लोड निकाल सकता हूं, ठीक है। ये हो गया, बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इन्हें एक बार नजर मार लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक मीटर है। आप देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि जो करंट मैं चेक करता हूं ये सीरीज में लगा, अब ये तार में से होके बह रहा है। अगर मैं इस एम्पियर को यहां सीरीज में ना लगाऊं अमीटर को, तो मैं क्या करता हूं, इस अमीटर की जगह इस प्रकार की कॉइल लगा देता हूं। ये कॉइल अब ये लगाया है, अब इस तार में से जितना करंट बह रहा है ना, वो इस कॉइल में से मुझे मेजर हो जाएगा कि कितना करंट बह रहा है। इसे कहते हैं हम क्लैम मीटर। इसे यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि मुझे खोलना नहीं पड़ता, ये तार को काट के बीच में यहाँ सीरीज में अमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई भी तार चालू लाइन रहेगी उसमें ऐसा क्लैंप फंसा दूंगा, इसको सेट करूंगा। अगर मुझे एसी सप्लाई चेक करना है तो एसी पे सेट करूंगा मैं मेरे क्लैंप मीटर को। अगर डीसी सेट करना है तो मैं डीसी पे सेट करूंगा, डीसी करंट चेक करने। कुछ नहीं करना है, जो तार है उसे ऐसे कॉइल फंसा दीजिए। हमेशा जो लाइव वायर रहता है, डीसी है तो पॉजिटिव लाइन और अगर एसी सप्लाई है तो फेस, उस तार पे आप लगाओगे इसको क्लैंप मीटर को, इसे आप सेट कर दोगे रेंज करके, तो ये आपको ऐसा करंट दिखा देगा, ठीक है। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर क्या काम करता है, तो सर एक मल्टीमीटर से हम वोल्टेज, करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी टेस्ट, सारी चीज एक ही मीटर से उपयोग कर सकते हैं। हम इसमें मल्टीमीटर पे एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे, उसमें मैं आपको मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं और उसे यूज करते समय क्या सावधानी रखना है, ये सारी चीज आपको बता दूंगा। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। इतनी चीजें आपको, ये बेसिक है जो पता होना चाहिए फील्ड में अगर आप जा रहे हैं, चाहे टेक्निकल पर्सन हो या सेल्स पर्सन हो, आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। इसकी मदद कहाँ है, ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइन करने, बिल पढ़ने में, ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन करने में, लोड कैलकुलेशन में, ये आपको लगेगा। फॉल्ट बात की चीज है, सिस्टम लगाना, इंस्टॉल करना बात की चीज है, लेकिन ये चीजें आपसे बनना चाहिए कि रीडिंग कैलकुलेट कर सकें, लोड कैलकुलेट कर सकें, है ना। तो ये चीजें बेसिक हैं आपके लिए, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिकल करते हैं ना, सोलर इंस्टॉलर की, ये इंस्टॉलर हो गया आपका, सूर्यमित्र में जब हम सोलर इलेक्ट्रिकल देखते हैं तो यही सारे टॉपिक डीपली हैं उसमें आपके, ठीक है। तो अभी हमको ये बेसिक चाहिए क्योंकि मेन जो फोकस है वो आपका इंस्टॉल करने में है, ठीक है। टेस्टिंग तो है नहीं आपके में। तो ठीक है, आज का ये वीडियो आपके लिए उम्मीद करता हूं हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ सूर्यमित्र ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, और आप प्लेलिस्ट को भी अभी से आप चाहो तो नोटिफाई कर सकते हो, तो आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, दूसरों की मदद हो सकेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।